तभी सांपों का जादूगर मेरे पास आकर खड़ा हो गया और उसी दिशा में देखते हुए बुदबुदाया, ड्रीम वैली बहुत खूबसूरत जगह है। वहाँ चमकते कीड़े हैं, चमकते पौधे हैं। रात में झील का पानी भी चमकता है। यह जगह युवा जोड़ों के लिए बहुत अच्छी है। मैं उसकी बात कुछ नहीं समझा, लेकिन उसके पवित्र सांप की फुफकार मैंने साफ सुनी। मैं जल्दी से वहां से हटना चाहता था। वह सांप बेहद जहरीला था। अगली सुबह हम सब फिर चल दिए। सांप जादूगर के कहने पर हम सब ने लंबा रास्ता लिया और दोपहर के करीब 2 बजे ड्रीम वैली पहुंचे। ड्रीम वैली एक घाटी थी। बीच में 3-4 हजार एकड़ की एक मीठे पानी की झील थी। झील का पानी फव्वारों की तरह उछलता था। चारों तरफ ताजे फूल थे। हाथ जितनी बड़ी तितलियां झुंड में उड़ रही थीं। घाटी में सबसे ज्यादा एक अनोखी विलो थी, जिसकी डालियां सफेद और पत्ते हल्के गुलाबी रंग के थे। अनगिनत डालियां हवा में झूल रही थीं, मानो किसी नर्तकी के लंबे बाल हों। लड़कियां ऐसा सुंदर दृश्य देखकर फूलों के बीच खेलने लगीं, तितलियां पकड़ने लगीं, सुंदर मालाएं बुनने लगीं। मेरे जवान लड़के देखते रह गए। तभी मैं जाकर एक के सिर पर हल्का थपकी मारते हुए बोला, क्या देख रहे हो? कभी औरतें नहीं देखीं। जल्दी से सामान उतारो। इतनी अच्छी चीजों के साथ फिर भी साथी मिलने का डर है। मेरे लड़के शर्मा गए, सिर खुजलाते हुए डेरा साफ करने लगे। हम सबने मिलकर एक बड़ा पत्थर रखा, उस पर अपने मिट्टी के बर्तन और सफेद नमक सजाया। बॉर्डर जनजाति ने मेरी रिवर स्टोन जनजाति के बगल में डेरा डाला। उन्होंने 2 पेड़ों के बीच झूला बांधा और अलग-अलग कपड़े, रस्सियां सजाकर एक छोटी सी दुकान बनाई। सांप जनजाति ने दूसरी तरफ डेरा डाला। उनका सामान सांप की खाल और जड़ी बूटियां थीं। वे अच्छा इलाज करना जानते थे। इसी दोपहर में कई जनजातियां आ गईं। बेल जनजाति, पत्तों के कपड़े पहने, मजबूत अंगों वाले, बेलों पर झूलना इनकी माहिरी थी। जेड जनजाति, किशमिश और गुड़ लाए थे। इनका मुखिया ऑक्स था। शैल जनजाति, पीठ पर विशाल कछुआ का खोल लिए, निंजा कछुए लगते थे। 4 जनजाति, हाथ में त्रिशूल लिए, मछली पकड़ने में माहिर। मुर्गी जनजाति, तीतर के पंखों से सजे, गाने नाचने में नहीं, तीतर पकड़ने में। जैसे ही सूरज की आखिरी किरण गायब हुई, पूरी घाटी अचानक जगमगा उठी। झील का पानी हल्की नीली रोशनी से चमकने लगा। फूल खिल गए और चमकने लगे। सफेद विलो के पेड़ लेड स्ट्रिप्स की तरह चमकने लगे। दिन में रंगीन दिखने वाली तितलियां अब जुगनू की तरह चमक रही थीं। सब लड़के लड़कियां दंग रह गए। बूढ़े लोग शांत थे, क्योंकि वे पहले भी आ चुके थे। वसंत मेला असल में एक मंदी मेले जैसा था। हर कोई अपनी विशेष चीजें बेचता बदलता था। अगर कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करती, तो अपने बालों का एक गुच्छा उसके हथियार पर बांध देती। लड़का अगर राजी होता, तो उपहार लेकर लड़की के मुखिया के पास जाता और लड़की को घर ले जाता। अगर कोई लड़का किसी लड़की को चाहता, तो उसे घाटी में चमकती तितली पकड़कर उसे देनी होती। लड़की अगर मान जाती, तो लड़का उपहार लेकर मुखिया के पास जाता। अगर 2 लड़के एक ही लड़की को चाहते, तो द्वंद्व युद्ध होता, बिना हथियार के, बिना मारे। जीतने वाला लड़की को ले जाता। ये सब नियम बॉर्डर जनजाति के कियांग ने बताए। फिर मैंने अपने लोगों से कहा, खड़े क्या हो? जाओ तितलियां पकड़ो। मेरे 40 लड़के दौड़ पड़े और मैं खुद खाना पकाने लगा। कल के आतंक पक्षी का मांस छोटे टुकड़ों में काटा, बांस की सींकों पर लपेटा, आग पर भूनने लगा, नमक और मिर्च छिड़कने लगा। मेरा आदमी चुई झील के पास पत्थर पर मछली तलने लगा। 2 चूल्हे बनाए, बर्तन रखकर चिकन का सूप पकाया। भुने मांस की खुशबू से लड़कियां इकट्ठा होने लगीं। उन्हें मेरी रिवर स्टोन जनजाति के नए खाना पकाने के तरीके और साफ सुथरे कपड़े देखकर अच्छा लगा। लड़कियों को सबसे ज्यादा आकर्षित कर रहा था हमारी बैलगाड़ी, छोटा घर जैसा, और विलो के पेड़ों से बंधे 10 से अधिक हिरन और बैल। इतने सारे जानवर जिंदा थे, मतलब मेरी जनजाति के पास खाने की कोई कमी नहीं थी। 4 जनजाति की एक लड़की ने मेरे आदमी चुईवेई के बालों का गुच्छा उसके कांसे भाले पर बांध दिया। चुईवेई सन्न रह गया। दोस्तों ने धक्का दिया तो वह लड़की से लिपट गया। मेरा दूसरा आदमी इर्मो बोला,
क्या खड़ा है? जा प्रस्ताव लेकर जा। चुई वेई मेरे पास दौड़ा। मैंने, रिवरस्टोन ने कहा, यह छोटा कटोरा और आधा कटोरी सफेद नमक ले जा। पक्का लड़की घर ले आएगा। चुई फौर मुखिया ने पहले कटोरे को देखा। मैं उसकी आंखों में झलकता संदेह साफ पढ़ सकता था। उसने मन ही मन सोचा होगा, कटोरा थोड़ा छोटा है, लेकिन भावना सच्ची है। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उस कटोरे में भरे सफेद पाउडर पर पड़ी, वह चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या है। उसने कटोरा हाथ में लिया, पहले सूंघा, कोई गंध नहीं। फिर उसने उंगली से थोड़ा छुआ और मुझसे पूछा, यह क्या है? किस काम के लिए? डाकियू उसकी बात पूरी तरह समझ नहीं पाया, लेकिन उसने उसके चेहरे का संदेह पहचान लिया। उसने कटोरे की ओर इशारा किया और बोला, सफेद नमक। फिर उसने थोड़ा नमक उठाकर अपने मुंह में डाल लिया। फौर मुखिया ने भी वैसा ही किया। जैसे ही नमक उसकी जीभ को छुआ, उसका चेहरा बदल गया। नमक का तीखा खारापन उसके मुंह में फैल गया। उसकी आंखें फैल गईं, सांस जैसे अटक गई, लेकिन फिर भी उसने उसे निगल लिया। अगले ही पल उसने जल्दी जल्दी पूछा, क्या तुम्हारी जनजाति के पास यह चीज बहुत है? क्या तुम इसका व्यापार करोगे? मैं दूर खड़ा यह सब देख रहा था, और डाकियू पूरी तरह उलझ चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक यह क्या हो गया। उसने फौर मुखिया का घबराया और उत्सुक चेहरा देखा और सोचा कि शायद वह अभी भी संतुष्ट नहीं है। इसलिए उसने उस लड़की की ओर इशारा कर दिया। फौर मुखिया एक पल के लिए चौंका, फिर उसे डाकियू का असली उद्देश्य याद आ गया। उसने तुरंत सिर हिलाया और लड़की को डाकियू के पास ले आया। डाकियू ने लड़की का हाथ पकड़ा। उसके चेहरे पर एक मूर्खतापूर्ण लेकिन खुश मुस्कान थी। फिर वह अपने साथियों के साथ उसे लेकर चला गया। फौर मुखिया वापस मुड़ा। उसने कटोरे में से आधा सफेद नमक अपने एक योद्धा को दिया और उसे सख्ती से कहा कि इसे संभाल कर रखे। उसके बाद वह भी डाकियू के पीछे पीछे मेरी, यानी हमारी हान जनजाति, की दुकान पर आ पहुंचा। मैंने देखा, जैसे ही वह हमारी दुकान के पास आया, उसकी आंखें फैल गईं। उसने इतने सारे मिट्टी के बर्तन देखे, और सिर्फ वही नहीं, बल्कि एक दो परिचित चेहरों पर पड़ी। एक, चेहरे पर निशान वाला तुआ। दूसरा, दो बाघ के दांत पहने सोया। इन दोनों को पहचानना आसान था, लेकिन फिर उसकी नज़र मुझ पर आई, और वह अंदर ही अंदर चौंक गया। इनका मुखिया इतना युवा क्यों है? भीड़ में और भी कई जनजातियों के मुखिया इकट्ठा हो गए थे। इलास्टिक ट्राइब, जो जानवरों की नसों से गुलेल बनाते थे। पॉट ट्राइब, जो खाना पकाते थे, लेकिन मिट्टी के बर्तनों में नहीं, बल्कि जानवरों की खाल में। वे खाल को थैले की तरह मोड़ते, उसमें पानी और खाना डालते, फिर गर्म पत्थर डालकर खाना पकाते। सच कहूँ तो यह तरीका काफी अनाड़ी था। मैं देख रहा था, इलास्टिक ट्राइब का मुखिया खास तौर पर हमारे मछली के सूप को देख रहा था। उसकी नज़र हमारे उस मिट्टी के बर्तन पर टिक गई थी जिसमें सीधे आग पर सूप पक रहा था। जेड ट्राइब के लोग भी थे, जो अंगूर के रस से ब्राउन शुगर बनाते थे। उन्हें भी ऐसे बर्तनों की जरूरत होती थी जो सीधे आग पर रखे जा सकें। इसके अलावा, भालू जनजाति, जो मशरूम पहचानने में माहिर थी। खोल जनजाति, जो कछुए के खोल को ढाल की तरह इस्तेमाल करती थी और सुरंग खोदती थी। दांत जनजाति, जिनके योद्धा जानवरों के दांतों की बालियां पहनते थे। और उल्टा पत्थर जनजाति, जो पत्थर फेंकने की रस्सी में निपुण थी। साथ ही बॉर्डर ट्राइब के लोग भी वहां मौजूद थे, जो दूर दूर की जनजातियों के साथ लेनदेन और संपर्क बनाने के लिए जाने जाते थे। और युग जनजाति का लीडर, ऑक्स, भी भीड़ में खड़ा सब कुछ ध्यान से देख रहा था। उसकी नज़र खास तौर पर हमारे नमक और बर्तनों पर टिकी हुई थी। मैं साफ देख सकता था, इन सभी की नजरें हमारे बैलों, हिरनों और खासकर बैल के दिलों पर टिकी हुई थीं। कुछ जनजातियों के मुखिया नहीं आए थे, जैसे भालू, सिकल, आग, तरबूज और कांटा जनजाति। वे अपनी दुकानों की रक्षा कर रहे थे, लेकिन उनके लोग यहां आकर भीड़ में शामिल हो चुके थे। वे हमें खाना बनाते हुए देख रहे थे, और जब उन्होंने देखा कि हम सफेद रेत जैसे दिखने वाले नमक को खाने पर डाल रहे हैं,
तो उनकी उत्सुकता और बढ़ गई। मैंने महसूस किया, भीड़ में हलचल बढ़ रही है। लोग आपस में बातें कर रहे थे, यह क्या है? यह सफेद चीज क्या है? कुछ देर तक सब देखते रहे, लेकिन आखिरकार कोई खुद को रोक नहीं पाया। दांत जनजाति का मुखिया आगे बढ़ा। उसने हमारे नमक के बर्तन की ओर इशारा किया और पूछा, यह क्या है? क्या इसे खाया जा सकता है? मैं हल्का सा मुस्कुराया। मैंने एक पकी हुई मांस की सींग उठाई, उसे उसके हाथ में दिया। फिर बर्तन की ओर इशारा करके कहा, सफेद नमक। उसने मेरी बात दोहराई, सफेद नमक। फिर उसने मांस का एक टुकड़ा खाया। अगले ही पल उसके चेहरे के भाव बदल गए। मसालेदार स्वाद, नमकीनपन और मांस की सुगंध, सब एक साथ उसकी जीभ पर फट पड़े। वह खुद को रोक नहीं पाया और बोल उठा, यह मांस बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की उलझन भी थी, जैसे उसने पहले कभी ऐसा स्वाद महसूस नहीं किया हो। फिर उसने एक और टुकड़ा खाया, ध्यान से चबाते हुए स्वाद महसूस किया। उसने थोड़ा सा सफेद नमक उठाया, उसे दिया, इशारा किया कि वह चखे। फिर एक मुट्ठी उठाकर आसपास के नेताओं के साथ बांट दिया ताकि वे भी चखें। दांत नेता ने नमक मुंह में रखा, भौहें सिकोड़ी, नमकीन स्वाद महसूस किया। आसपास के नेता, जिन्होंने उसे नमक खाते देखा, वे भी पीछे नहीं रहे और सफेद नमक चखा। जैसे ही मुंह में डाला, नमकीन स्वाद फट पड़ा और सभी नेता एक साथ स्तब्ध रह गए। नमकीन चीजें उन्होंने पहले भी खाई थीं, लेकिन इतना शुद्ध सफेद नमक, यह पहली बार था जब उन्होंने चखा। कई नेता खुद को रोक नहीं पाए, लार निगलते हुए एक साथ पूछ बैठे, सफेद नमक का व्यापार कैसे होगा? यह देखकर कि उद्देश्य पूरा हो गया, मैं, रिवरस्टोन जनजाति, ने अब कुछ नहीं छिपाया। मैंने एक छोटा कटोरा उठाया, उसमें एक कटोरा सफेद नमक नापा, इशारा किया। इतना सफेद नमक एक लड़के के बदले में मिलेगा। कई नेता चौंक गए, उन्हें कीमत थोड़ी ज्यादा लगी, लेकिन उन्होंने ध्यान से सोचा, इतना अच्छा सफेद नमक, पता नहीं रिवरस्टोन जनजाति इसे कैसे बनाती है। अगर बनाना बहुत मुश्किल है, तो एक आदमी देकर लेना भी समझ में आता है। दांत नेता और मोल भाव करना चाहता था। उसने एक बड़ा कटोरा उठाया, उसमें पूरा नमक भरा। उसने इशारा किया कि इतना नमक एक लड़के के बदले में होगा। मैंने बड़ा कटोरा लिया, उसमें का सारा नमक छोटे कटोरे में डाल दिया, जब तक कि छोटा कटोरा पहाड़ जैसा भर नहीं गया। बस इतना ही एक लड़के के लिए, मैं और नहीं बढ़ा सकता। उसने पहले से थोड़ा ज्यादा ही दिया था। इससे मुखिया को लगा कि उसने बहुत इज्जत कमा ली। उसने नमक के बर्तन की ओर देखा, जिसमें अब थोड़ा ही नमक बचा था। उसने सोचा कि उसे और खरीदना चाहिए। उसकी जनजाति में 200 से ज्यादा लोग थे। इस बार वह 17 लड़के लाया था। तो उसने दांत भींचकर दोनों हाथ उठाए और कहा, मैं 10 लोगों के बदले सफेद नमक लेना चाहता हूं। मैंने सिर हिलाया और उसे अपने थैले लाने को कहा। मेरे पास देने के लिए बर्तन नहीं थे। मुखिया मुड़ा, उसने पास के एक योद्धा को इशारा किया। योद्धा तुरंत दौड़ पड़ा। कुछ ही देर में वह वापस आया, अपने साथ 10 किशोर लड़कों को लाया, जो जानवरों के दांत की बालियां पहने थे और 2 सांप की खाल के थैले लिए हुए थे। मैंने खुद हर कटोरा सफेद नमक नापा और थैलों में डाला। वे किशोर भी एक एक करके मेरे पीछे खड़े हो गए। नमक का बर्तन खाली होते देख, बाकी जनजातियों के मुखिया बेचैन हो गए। वे चिल्लाने लगे कि पहले उन्हें व्यापार करने दिया जाए। कुछ ने 20 लोग दिए, कुछ ने 10, और छोटे जनजातियों ने भी 5 लोग दिए। अपने सामने के दृश्य को देखकर मेई दानफेंग, रेयोस ने कहा, हाँ, हम अमीर हो गए। अमीर होने के बावजूद, मैं, रिवरस्टोन जनजाति, ने अपना संयम बनाए रखा। मैंने मुड़कर शुया से कुछ फुसफुसाया। सुजिया ना दी। फिर मैंने अनुभवी योद्धाओं को निर्देश दिए। इसके बाद मैं 2 लोगों को लेकर 2 बड़े लकड़ी के पीपे लेकर आया, जो नमक से भरे हुए थे। दाहली ने रिवरस्टोन जनजाति के किशोरों को नेतृत्व दिया, जो कांसे भाले लिए हुए थे। वे मेरे और स्टॉल के पास पहरा दे रहे थे। डोंग ने 10 लोगों को बैलगाड़ियों और पशुओं की रक्षा के लिए लगाया। इस बीच
युमाओ, शुएरतुओ और शूशु नए लोगों को लेने के जिम्मेदार थे। उनके बालों को सन की रस्सी से बांध रहे थे ताकि उन्हें बाकी जनजातियों से अलग पहचाना जा सके। जब स्टॉल पर रखा नमक खत्म होने लगा तो बाकी जनजातियों के मुखिया और बेचैन हो गए, अपने लोगों को जल्दी करने को कहने लगे। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि 2 विशाल लकड़ी के पीपे लाए जा रहे हैं। आसपास पहरेदारों की संख्या भी बढ़ गई। मैंने बचा हुआ आधा बाल्टी नमक बर्तन में डाला। मैंने लकड़ी के हथौड़े से पीपे का ढक्कन तोड़ा और अंदर भरे नमक को दिखाया। आसपास के मुखिया उस गोल, चिकने और चमकदार पीपे को घूरने लगे। वे स्तब्ध थे। उन्होंने इतना बड़ा और इतना सही गोल बर्तन कभी नहीं देखा था। इसके अलावा उसमें ढक्कन भी था। उसे बंद भी किया जा सकता था। यह चीज बहुत ही उच्च स्तर की थी। जब उन्होंने देखा कि मैं पीपे से और सफेद नमक निकाल रहा हूं, तब जाकर वे शांत हुए। एक एक करके लड़कों के बाल बांधे गए और वे मेरे पीछे खड़े हो गए। आधा पीपा नमक जल्दी खत्म हो गया। मैंने दूसरा पूरा पीपा खोला और फिर से नमक निकालकर मापने लगा। अब तक रिवरस्टोन जनजाति के स्टॉल के आसपास भीड़ और बढ़ गई थी। उनमें वे जनजाति के मुखिया भी थे जो पहले नहीं आए थे। रिवरस्टोन जनजाति का स्टॉल पूरे वसंत मेले का केंद्र बन गया था। यहाँ तक कि वे लड़कियां भी, जो साथी ढूंढने आई थीं, इकट्ठा हो गईं, क्योंकि रिवरस्टोन जनजाति के पास जो साथी ढूंढने आई थीं, वो सब इकट्ठा हो गईं, क्योंकि रिवरस्टोन जनजाति के पास सबसे ज्यादा लड़के थे। क्योंकि जो भी सबसे कमजोर दिखता, उसे पहले हम बेच देते थे, मतलब हमारी जनजाति को। इसलिए कुछ लड़कियां दूसरी जनजातियों में भी ब्याही जाती थीं। वो उन लड़कों से शादी करती थीं जिन्हें वो मजबूत समझती थीं। समझो, उनकी अपनी मर्जी। इस बार सबसे ज्यादा नुकसान बॉर्डर ट्राइब को हुआ। वो बसंत मेले में दामाद ढूंढने आए थे, लेकिन चूंकि रिवरस्टोन ने पागलों की तरह सारे लड़के मोल ले लिए, हाँ, मैंने ही सबको खरीदा, उन्हें एक भी नहीं मिला। बेचारी नारा का मुंह देखने लायक था। नारा सन के जाल और कपड़े के बदले लड़के लेना चाहती थी, लेकिन दूसरी जनजातियां नहीं मानी। सन के कपड़े के मुकाबले सफेद नमक, यानी मेरा नमक, साफ तौर पर ज्यादा जरूरी था। अगर उनके पास सच में और जवान लड़के होते, तो वो उन्हें सीधे नमक के बदले दे देते, लेकिन थे ही नहीं। इस तरह बॉर्डर ट्राइब बाहर हो गई। नारा बहुत मजबूर थी। रिवरस्टोन के सफेद नमक के मुकाबले उसके सन के जाल और कपड़े की किसी को दिलचस्पी नहीं थी। आखिरकार उसने लाचार होकर रेनू से पूछा, तू क्या सोचती है? क्या तू रिवरस्टोन में जाकर उनके मुखिया से शादी करना चाहेगी? रेनू ने टालमटोल कर दी। आज इतनी सारी लड़कियां रिवरस्टोन में ब्याह कर गईं। उनके मुखिया ने किसी को क्यों नहीं चुना? क्या उसे औरतें पसंद नहीं? अब यहां मैं अपनी तरफ से बताता हूं। असल में उस दिन बहुत सारी लड़कियों ने मुझ पर नजर जमा ली थी। रिवरस्टोन अमीर जनजाति थी और मैं, ठीक हूं, सुंदर तो कह सकते हैं। साथ ही मैं सैकड़ों लोगों का मुखिया हूं, तो जाहिर है अनगिनत लड़कियों के लिए आदर्श जीवनसाथी था मैं। एक बुल लड़की ने तो अपनी चोटी की लट लेकर मेरे हथियार से बांधने की कोशिश की, पर उसने पाया कि मैं, एक प्रतिष्ठित मुखिया, कोई हथियार लेकर ही नहीं चल रहा था। वो हैरान रह गई। शायद सोचने लगी, क्या ये गे है? मैं साफ कर दूं, मेरी रुचियां बिल्कुल सामान्य हैं। बस उन लड़कियों में से बहुत कम मेरी नजरों में खरी उतरीं। उदाहरण के लिए, एक बार जब मैं किसी के लिए नमक नाप रहा था, एक जवान औरत भालू जनजाति से अपनी चोटी लेकर मेरी तरफ बढ़ी। मैं इतना चौंका कि मेरा हाथ कांप गया और मैंने नमक गिरा दिया। उस समय नमक खरीद रहा मुखिया लगभग आग बबूला हो गया। अरे तू मेरे लिए नमक क्यों गिराया? उसे क्या पता था कि मैंने अभी क्या देखा था। भालू जनजाति की वह लड़की बहुत भारी भरकम थी, एक आदमी की तरह कठोर और मजबूत, और वह नखरे भी कर रही थी। उसने अपनी बाह उठाकर अपनी उभरी हुई मांसपेशियां दिखाईं। मैं इतना घबरा गया कि मन ही मन नमक का पूरा कटोरा उसके मुंह पर दे मारने का मन बना लिया। तो वापस रेनू पर। नारा को भी यकीन नहीं था। उसने सोचा, शायद मैं अभी बड़ा नहीं हुआ हूं, पर मैं हूं, बस नाटक कर रहा था, इसलिए जल्दी जोड़ा नहीं बनाना चाहता।
या हो सकता है कि मुझे अभी कोई पसंद आया ही न हो। रेनू ने बिना भरोसे के पूछा, तो क्या मुझे वह पसंद करता है? आज इतनी सारी लड़कियां थीं, उसने किसी पर ध्यान नहीं दिया। फिर उसने एक पल सोचा, मानो उसने कोई फैसला कर लिया हो। बोली, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। और फिर उसने अपने बालों की एक लट ली, छोटी सी चोटी बनाकर गूंथ लिया, पत्थर की चाकू से काटा, उसे हाथ में लेकर पीठ के पीछे छिपाया और मेरी ओर चल दी। उस समय मैं अपनी दुकान के सामने बैठा भुना हुआ मांस खा रहा था। रेनू अचानक बगल से आई। उसने चोटी निकाली और सीधे मेरी कलाई पर बांध दी, एक मजबूत गांठ लगाकर। मैं चौंक गया। तुम क्या कर रही हो? रेनू ने गर्व से कहा, तुम खुद हथियार हो। यह कहकर वह मेरी प्रतिक्रिया देखने लगी। बदकिस्मती से हमें से कोई भी समझ नहीं पाया कि दूसरा क्या कह रहा था। भाषा की दिक्कत। मैंने उसे गंभीरता से देखा, पहले वाली राक्षसी औरतों को याद किया और फिर रेनू की उनसे तुलना की। लगा, यह लड़की बुरी नहीं है। मेरे सुंदरता के पैमाने पर रेनू को कम से कम 70 नंबर मिलते। बेशक यह आदिम समाज है, यहां मेकअप का नामोनिशान नहीं। उन पिछले जन्म की सुंदरियों जैसी नहीं, जो मेकअप उतारने के बाद अपना फोन भी अनलॉक नहीं कर सकती थीं। यहां इतने ऊंचे मानक रखने की जरूरत नहीं। पर एक बात पर सहमत नहीं हो सका। मैं उसके साथ उसकी जनजाति वापस नहीं जाने वाला था। मैं मुखिया हूं यहां का। इसलिए मैंने अपना सिर हिलाया और इशारा किया, तुम मेरी जनजाति में आओ, तब मैं राजी हूं। रेनू तुरंत समझ गई। मुर्गी के दाना चुगने की तरह सिर हिलाया, हा। बाकी कहानी तुम जानते ही हो। वह अपनी जनजाति लौटी और फिर मेले की रात को सब अपने अपने शिविरों में लौट गए। बस कुछ जवान लड़के और लड़कियां, जिनमें असीम ऊर्जा थी, फूलों की झाड़ियों में छिपकर शरारतें कर रहे थे, पर वह दूसरा अध्याय है। अगली सुबह मैं रेनू को दूसरी दुकानों पर घुमाने ले गया। आने के बाद से मैं बस बेचने में व्यस्त था, यह देखने का समय नहीं मिला था कि दूसरी जनजातियां क्या लाई थीं। सांप जनजाति की दुकान पर सांप की खालें और जड़ी बूटियां थीं। सांप के जादूगर ने कहा, एक चीज है जो बाहरी जख्मों का इलाज करती है, खून रोकती है, सूजन कम करती है। मैंने तुरंत सब खरीद लिया। असली दवा क्या चीज है? एक सुनहरी सांप की खाल भी चुन ली। बदले में 3 मिट्टी के बर्तन दे दिए। दान जनजाति की दुकान पर लकड़ी के धनुष और जानवरों की नसें थीं। धनुष से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, पर नसें वो मिश्रित धनुष बनाने के लिए बढ़िया सामान थीं। सारी नसें खरीद लीं। 2 बर्तन और 4 बड़े कटोरे दे दिए। आओ जनजाति की दुकान पर छोटे कछुओं के खोल थे, नाजुक, अच्छे लगे। एक बड़े कटोले के बदले ले लिए। इसके बाद मैं घाटी की दूसरी दुकानों में घूमता रहा। जमकर खरीदारी की। दवा जरूरी थी, जानवरों की खाल और खाना अच्छा था। रेनू मेरा हाथ पकड़कर पीछे पीछे चल रही थी। हम दोनों पानी की तरह पैसे उड़ा रहे थे, लगभग सारे मिट्टी के बर्तन खत्म कर दिए। मैंने खुद जाकर हर जनजाति के घर मिट्टी के बर्तन पहुंचाए। ज्यादा नहीं थे, पर थोड़ा बहुत सबको मिल गया। जनजातियों की शुरुआती जलन कम हुई और मेरे प्रति उनकी अच्छी नजर बढ़ी। फिर बसंत मेले का मकसद पूरा हुआ। जनजातियां एक एक करके जाने लगीं। अब रिवर स्टोन के लिए भी लौटने का समय था। मैंने सबको सामान पैक करने को कहा। सांप जनजाति और बोर्डर ट्राइब हमारी ही दिशा में थे, तो हम साथ चले। 558 जवान लड़कों और लड़कियों को 20 टोलियों में बांटा। हर टोली का नेतृत्व रिवरस्टोन का एक आदमी कर रहा था। डोंग एयर और वू माओ आगे भेजे गए। शू शू बैलगाड़ी के साथ बीच में रहा। सांप का जादूगर और चोंग उसी बैलगाड़ी पर थे। बोर्डर ट्राइब और सांप जनजाति के लोग बीच में चल रहे थे। दाली पीछे 2 रोड हिरनों की रखवाली कर रहा था। रेनू ने देखा कि मैं उसे अपने साथ नहीं ले जा रहा हूं, तो वह मेरे सामने खड़ी हो गई और मेरी लगाम खींच ली। मैं झुका, हाथ बढ़ाया। क्या देख रही है? चढ़ जा, चल घर चले। वह खुशी से चढ़ गई, आगे बैठ गई। हम दोनों एक हिरन पर सवार थे, सबसे पीछे चल रहे थे।
बसंत की हवा फूलों की महक लिए बह रही थी। रेनू के कमर तक लंबे बाल लहरा रहे थे, मेरे चेहरे से रगड़ खा रहे थे। उसकी छोटी चोली से उसकी साफ पीठ दिख रही थी। दो जन्म जी चुका यह आदमी थोड़ा विचलित हो गया। अपना ध्यान भटकाने के लिए मैंने उसे हिंदी सिखाना शुरू कर दिया। रास्ते में दिखने वाली हर चीज की ओर इशारा किया, नाम बताए, उसे दोहराने को कहा। शाम को डेरा डाला। दाली और ज्योयू जंगली सुअर की टांग लाए। रेनू हिरन को घास खिलाने चली गई। मैंने आग जला ली थी। दाली और ज्योयू को देखते ही पूछा, कैसा रहा? मैंने कहा था न उस समूह पर नजर रखने को। कोई हरकत? जियोयू ने बताया, मुखिया, फायर जनजाति के 30 लोगों में से 6 रास्ते में निशान छोड़ रहे हैं। सब कुछ मेरी उम्मीद के मुताबिक था। फायर मुखिया सच में बुरी नीयत रखता था, उनका सारे जवान लड़कों का व्यापार कर देना ही बताता था। पर उससे नहीं डरता। खेलना चाहते हो? मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा जो वह कभी नहीं भूलेगा। दाली ने पूछा, मुखिया, अब क्या करें? निशान मिटा दें और उन सबको मार डालें? मैंने शैतानी मुस्कान दी। क्यों मारें? हमें अभी कुछ मुफ्त मजदूर मिल गए हैं। जब वे हमारे साथ रहना नहीं चाहते, तो मेरे लिए नहरें खोदेंगे और ईंटें बनाएंगे। शियुया ने पूछा, निशानों के बारे में क्या? वैसे ही रहने दे। क्या होगा अगर वे हमें पकड़ लें? मैंने समझाया, निशान छोड़ने का मतलब है कि वे अभी हमला नहीं करेंगे, बस बाद में आने वालों को रास्ता बता रहे हैं। वे अपनी जनजाति वापस जाकर ताकत इकट्ठा करेंगे, फिर निशानों का पीछा करते हुए हम पर हमला करेंगे। अभी हम निशानों को नजरअंदाज करें, बस उन्हें रहने दें। पर हम सीधे जनजाति नहीं जाएंगे। चक्कर लगाएंगे फतको पर्वत। दाली हैरान था, चक्कर क्यों? मैंने शियुया को हुक्म दिए, डोंगेर तक मेरा आदेश पहुंचा दे। दाली फायर जनजाति के 30 आदमियों पर नजर रखेगा। फतको पर्वत पर पहुंचकर हम उन्हें अलग कर देंगे। शू तू 2 दिन और सबके साथ चलेगा, फिर हिरन पर सवार होकर जनजाति वापस आएगा। शू से कहना शिकार दल लेकर फतको पर्वत पर पहले डेरा डाले। हमारी प्रतीक तुरंत काबू में करें। चारों ओर घात लगाए और फायर जनजाति के जाल में फंसने की प्रतीक्षा करें, फिर सबको एक साथ पकड़े। दाली अभी भी उलझन में था। मुखिया, तुम्हें कैसे पता कि फायर जनजाति फतको पर्वत पर आएगी? क्या होगा अगर वे सीधे हमारी जनजाति पर हमला कर दें? जियोयू, जो पहले से मेरी योजना समझ चुका था, बोला, कितना बेवकूफ है तू। जो निशान छोड़ रहे हैं, हम उन्हें फतको पर्वत पर ले जा रहे हैं, तो निशानों का पीछा करने वाले वहीं आएंगे। तो तुम कह रहे हो, केफिन, तुम्हें कैसे पता है कि फायर कबीला कोल्ड माउंटेन को लूटने आएगी? क्या होगा अगर वो वहां नहीं जाते और हमारे कबीले पर सीधा हमला कर देते हैं? डोंगयुआन ने पहले ही लियानफेंग की योजना समझ ली थी। उसने ये प्लान साफ साफ सुना था। अरे बेवकूफ, क्या लोग उनके लिए निशान नहीं छोड़ रहे? हम वही निशान ले जा रहे हैं जो कोल्ड माउंटेन को लूटने का संकेत है, तो जो लोग उस निशान को फॉलो करेंगे वो निश्चित रूप से वहीं जाएंगे। झर ने लिएबिट्स की समझ को खत्म कर दिया। तो ये बात है। झर वाली योजना शानदार है। मैंने उन्हें निर्देश देना जारी रखा। अब से ये सब गुप्त रखा जाना चाहिए। बिल्कुल कोई लापरवाह बातचीत नहीं। टीम लीडर्स को निर्देश दो। उन्हें रात में सोते वक्त सतर्क रहना होगा। सभी टीमें लोगों को बारी बारी पहरा देने के लिए नियुक्त करें। सबने एक साथ जवाब दिया। बात करते हुए मैंने पीछे मुड़कर रीन को देखा। मैं रोजमीट पर रीन के साथ बैठ गया। अगले दिन समूह ने अपनी यात्रा जारी रखी। उन्होंने 2 दिन शांतिपूर्वक सफर किया। फिर वो दल रिवरस्टोन कबीले से अलग हो गया। शुक्रिया कहते हुए जेंटलमैन ने अपने कबीले के लोगों को मुझसे विदा लेने के लिए कहा। कृपया रिवरस्टोन, मैं यहीं अलग होता हूं। मुझे उम्मीद है कि हम भविष्य में फिर मिलेंगे। हालांकि मैं वह सब नहीं समझ पाया जो वह कर रहा था, लेकिन मैं उसका सामान्य मतलब समझ गया। मैंने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और झुककर जवाब दिया। सांप कबीले के चले जाने के बाद हीरो 2 अपने मूस पर सवार होकर मेरे पास आया।
मैंने उसे कहा कि पहले कबीले में लौट जाओ। जू को बताओ कि वह कबीले के लोगों को नए आने वालों के लिए घर बनाने को संगठित करे। फिर जू के साथ जाओ और शिकार दल को सैक को माउंटेन पर कैंप करने के लिए ले जाओ। याद रहे कि बहुत सारे तीर साथ रखना और कुछ फैट के टुकड़े भी लाना। हीरो 2 ने आदेश स्वीकार किया और तुरंत निकल पड़ा। इसी समय फायर कबीला भी अपने हॉल में लौट चुका था। वे वर्तमान में रिवर स्टोन कबीले पर हमला करने के लिए जनशक्ति और संसाधनों की तैयारी कर रहे थे। फायर कबीला एक बड़ा कबीला था जिसमें लगभग 2000 लोग थे, लेकिन जनसंख्या संरचना बहुत असंतुलित थी। केवल 300 वयस्क पुरुष थे, लगभग 500 वयस्क महिलाएं थीं, केवल 1 या 200 बड़े बच्चे थे और 5 साल से कम उम्र के 700 से ज्यादा बच्चे थे। इसके अलावा एक भी बच्ची नहीं थी। इस असंतुलन का कारण फायर कबीले का वर्तमान सरदार था। उसका नाम लियान था। वह इस साल केवल 19 साल का था। 6 साल पहले फायर कबीले में वास्तव में 300 से भी कम लोग थे। उस समय लियान अभी सरदार नहीं बना था। उसे बचपन से ही आग से खेलना बहुत पसंद था। उसके सीने पर एक बड़ा सा जलने का निशान भी था। उस साल लियान 11 साल का था। एक गर्मी के दिन, जब उसके माता पिता दोनों घर पर नहीं थे, वह अपनी घासफूस की झोपड़ी में आग से खेल रहा था। यह बच्चा आग की लपटों से बेहद मोहित था। उसे खास तौर पर नारंगी रंग की झिलमिलाती लपटों को देखना और जलती लकड़ियों की चटकने की आवाज सुनना बहुत अच्छा लगता था। उसे इससे एक तरह का आनंद मिलता था। इसी दौरान, जब वह बच्चा आनंद ले रहा था, एक चिंगारी उछलकर घासफूस की झोपड़ी पर जा गिरी, जिससे पूरी झोपड़ी में आग लग गई। सूखी झोपड़ी बहुत जल्दी जलने लगी। आग भयानक रूप से भड़क उठी। लियान जैसे सम्मोहित हो गया था। वह आग को टकटकी लगाकर देख रहा था, जैसे उसे लग रहा हो कि वहाँ कोई देवता है। कबीले का शमन, जो पीछे रहकर कबीले की देखभाल कर रहा था, उसने आग देखी और दौड़ कर आया। वह तेज आग के बीच घुसा और बेहोश से लियान को बाहर खींच लाया। बच्चे के सीने पर बड़ा जलने का घाव था, लेकिन उसने दर्द से एक आवाज भी नहीं निकाली। वह बस खाली निगाहों से आग को देखता रहा। शमन उसे बाहर खींच लाया, लेकिन इससे पहले कि वह उसे डांट पाता, उसे झोपड़ी के अंदर से एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। वह लियान की छोटी बहन की आवाज थी, जो अभी 3 साल की भी नहीं थी। शमन उसे बचाने के लिए फिर अंदर जाने वाला था, लेकिन लकड़ी और घास की बनी झोपड़ी आग को कैसे झेल पाती। वह कदम उठाता, उससे पहले ही एक जोरदार धमाका हुआ और झोपड़ी गिर गई। जब दोपहर में लियान के माता पिता लौटे, तो उन्होंने देखा कि उनकी रोज रहने वाली झोपड़ी राख का ढेर बन चुकी थी। उनकी 3 साल की बेटी भी काले कोयले के ढेर में बदल चुकी थी। लियान की माँ उस काले ढेर को गले लगाकर रोती रही, जब तक कि वह बेहोश नहीं हो गई। उसके पिता ने उसे एक डंडे से इतनी मार लगाई कि वह आधा मर गया। उस दिन के बाद लियान को हर दिन उसके साथी तंग करते थे। वे उसे अपनी बहन को जलाने वाला कहते थे। उसके माता पिता भी उसके साथ ठंडा व्यवहार करते थे। उसे बहुत कम खाना दिया जाता था, लेकिन लियान नहीं बदला। वह अब भी आग के प्रति जुनूनी था। जब भी उसे मारा जाता, वह कहीं और भाग जाता और फिर से आग से खेलने लगता, जैसे सिर्फ आग ही उसके दिल को गर्म कर सकती थी। खाने और कपड़ों की कमी के कारण लियान ने खुद शिकार करना शुरू किया, लेकिन वह अभी छोटा था और कोई शिकार नहीं पकड़ पाता था। फिर संयोग से उसने एक बड़ा चूहा पकड़ा। उस चूहे के लंबे भूरे बाल थे। वह बहुत धीमा था, लगभग अंधा था और बहुत मोटा था। लियान ने उसे बांधा और सीधे आग में फेंक दिया, उसे जिंदा जला दिया। चूहा आग में तड़पता रहा, दर्द से चीखता रहा। लियान पास बैठकर उसे बड़े ध्यान से देखता रहा। वह इंतजार करता रहा कि चूहा पक जाए, लेकिन वह जलता ही रहा। कई क्रूर प्रयोगों के बाद उसने कारण समझ लिया। उस बड़े चूहे का शरीर बहुत देर तक जल सकता था, इसलिए उसने इस प्रजाति का नाम रखा फायर रैट। इस खोज ने लियान को और पागल बना दिया। उसने पत्थरों से एक गड्ढा बनाया और उनमें फायर रैट पालने लगा। वह रोज 2 चूहों को जलाता था, कुछ खाने के लिए
और कुछ अपनी क्रूर खुशी के लिए। जैसे जैसे लियान बड़ा हुआ, उसने सीधे पिछले सरदार को मार दिया और खुद सरदार बन गया। जो लोग नहीं माने, उन्हें एक एक करके मार डाला गया। बचपन में झेली गई यातना और उपेक्षा के कारण उसका स्वभाव बेहद क्रूर हो गया था। उसने अपनी सेना के साथ दूसरे कबीलों पर हमला करना शुरू किया। वह सभी पुरुषों और 6 साल से छोटे बच्चों को मार देता था और महिलाओं को पकड़कर उन्हें बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर करता था। अगली बार हमले में वह पकड़े गए पुरुषों को आगे लड़ने के लिए मजबूर करता था। जो मना करते, उनकी महिलाओं को धमकाया जाता या उनके बच्चों को जिंदा जला दिया जाता। धीरे धीरे कैदी मानसिक रूप से टूट गए और उसकी सेना में शामिल हो गए। इस तरह फायर कबीला तेजी से बढ़ता गया। एक समय में पकड़ी गई महिलाओं की संख्या 1000 से भी ज्यादा हो गई थी। उन्हें अंधेरी गुफाओं में रखा जाता था। अगर वे लड़का पैदा करतीं, तो उन्हें छोड़ा जाता था। अगर लड़की पैदा होती, तो उसे तुरंत मार दिया जाता था। कई महिलाएं इस यातना को सह नहीं पाईं और मर गईं। कुछ गर्भावस्था में ही मर गईं। कुछ भावनाहीन हो गईं। लगातार बच्चे पैदा करने से उन्हें बीमारियां हो जाती थीं और उस समय कोई इलाज नहीं था। इसलिए उनकी मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी। 1000 से ज्यादा में से अब केवल 500 से कुछ ज्यादा ही बची थीं। उनमें से आधी से ज्यादा अभी गर्भवती थीं। भागने की कोशिश करने वाली महिलाओं को पकड़कर सबके सामने जिंदा जला दिया जाता था। इसी कारण फायर कबीले की जनसंख्या इतनी असंतुलित थी। 5 साल से कम उम्र के 700 से ज्यादा बच्चे हाल ही में पैदा हुए थे और सैकड़ों बच्चियों को जन्म के तुरंत बाद मार दिया गया था। लियान अपने योद्धाओं के साथ वापस लौटा। उसे और सैनिकों और संसाधनों की जरूरत थी ताकि वह रिवरस्टोन कबीले पर हमला कर सके। वसंत मेले ने उसकी आंखें खोल दी थीं। मैं और वह दोनों ही जनसंख्या बढ़ाने के लिए जुनूनी थे। मैं सफेद नमक और मिट्टी के बर्तनों से लोगों को अपने कबीले में शामिल करता था, जबकि लियान क्रूरता और खून खराबे से लोगों को मजबूर करता था। लियान ने कहा कि वह 200 आदमी भेजेगा। पहले वे आग लगाएंगे, फिर अफरातफरी में हमला करेंगे। वे सभी महिलाओं को पकड़ लेंगे, बर्तन और सफेद नमक लूट लेंगे। रीन ने चिंता जताई। रिवरस्टोन कबीले का इलाका बहुत बड़ा है। आग शायद पूरा न जला पाए। लियान ने फिर कहा, मैंने पहले से ही इंतजाम कर रखा है। मैंने 30 आदमी आगे भेज दिए हैं। जैसे ही मैं संकेत दूंगा, वे आदमी कबीले में हर जगह आग लगा देंगे। तब तक रिवरस्टोन कबीला अपने आप अफरातफरी में आ जाएगा और वे हमारे कत्ल के लिए तैयार हो जाएंगे। लियान ने शेखी बघारते हुए वसंत मेले में मेरे साथ हुए सौदे का भी जिक्र किया। उस समय मैं उसकी नज़रों में ऐसे प्रतिक्रिया कर रहा था जैसे मैं कोई मूर्ख हूं। यह देखकर उसके अधीनस्थों ने चापलूसी करते हुए लियान की तारीफ करनी शुरू कर दी। लियान ने फिर उनसे कहा कि वे जल्दी से अपना सामान तैयार करें, खासकर ढेर सारे आग लगाने के उपकरण लाए, क्योंकि यह चीज आग लगाने के लिए सबसे अच्छी थी। लियान ने अपने अधीनस्थों से वादा करना भी नहीं भूला, कहा कि इस बार वे बहुत सारी जवान महिलाओं को पकड़ेंगे। एक बार पकड़ने के बाद वह उन्हें अपनी मर्जी से मौजमस्ती करने देगा। इसके बाद फायर कबीले में हर कोई युद्ध की तैयारी में जुट गया। उन्होंने गुर्ज जैसे हथियार बनाए। इसमें एक लकड़ी के एक सिरे पर पत्थर बांधना था, फिर उसके ऊपर लंबे बालों वाले फायर रैट की एक परत लपेटनी थी। युद्ध में उन्हें बस इसे जलाना था और दुश्मन पर फेंकना था। इस तरह से नुकसान पहुंचाने के साथ साथ आग भी लगाई जा सकती थी। इसी समय 2 आदमी एक महिला की लाश को दफनाने की जगह की ओर ले जा रहे थे। जैसे ही वे रिहायशी इलाके से गुजरे, गर्भवती महिलाएं बस खाली निगाहों से उस लाश को देखती रहीं। उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था। वे बिना आत्मा के शरीर की तरह थीं। लेकिन पुरुष हथियार बनाने में लगे थे, खुशी खुशी हंसते बातें कर रहे थे। उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही उन दोनों आदमियों ने लाश को दफनाने की जगह पर फेंका, सड़क के किनारे झाड़ियों से अचानक मुसीबत आ गिरी। एक काला साया अचानक बाहर निकला। दोनों में से एक आदमी तुरंत चौंक गया। ठीक उसके बाद उसने अपने सिर के पीछे एक सीटी की आवाज सुनी। दोनों आदमी जल्दी से मुड़े,
देखना चाहा कि क्या हो रहा है। हालांकि उनमें से एक ने अभी सिर घुमाया ही था कि उसने अपने कान के पास एक सरसराहट सुनी और उसने एक बाह जितनी मोटी लकड़ी की डंडे को सीधा अपने सिर पर लगते देखा। सिर तुरंत फट गया। खून और दिमाग चारों तरफ बिखर गया। दूसरा आदमी डर से मुड़ा और भागा। वह भागते हुए मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन उसने 2 कदम भी नहीं रखे थे कि उसके कान के पीछे फिर से सीटी की आवाज गूंजी। अगले ही पल वह भी जमीन पर गिर पड़ा। उस काले सायने ने 2 मीटर लंबी लकड़ी की डंडे वापस ले ली। एक धमाके के साथ उसने उसे घास में गाड़ दिया और शांति से दोनों आदमियों के सिर काट दिए। उसने एक बड़ी डंडे का उपयोग करके दोनों सिरों को सुरक्षित किया और उन्हें अपनी पीठ पर लटका लिया। वह फिर झुका, जमीन पर पड़ी महिला की लाश को अपने कंधे पर उठाया। फिर वह तेजी से फायर कबीले के रिहायशी इलाके के अंदर घने जंगल की ओर बढ़ गया। इस समय कई आदमी एक साथ इकट्ठा होकर आग के पत्थर बना रहे थे। एक व्यक्ति ने अचानक पूछा, तुम लोगों ने कुछ सुना? दूसरा व्यक्ति थोड़ा अनिश्चित था। उसने कहा, मुझे लगता है मैंने कुछ सुना। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। फिर किसी और ने गौर किया, वे दोनों जो लाश फेंकने गए थे अभी तक वापस नहीं आए। सभी आदमी चौंक गए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और एक साथ जाकर पता लगाने लगे। जब आदमी सावधानी से दफनाने की जगह पर पहुंचे तो उन्होंने केवल 2 बिना सिर वाली लाशें देखीं। जो महिला की लाश अभी अभी यहां फेंकी गई थी वह भी बिना किसी निशान के गायब थी। सब लोग हैरान रह गए। जल्दी, सरदार को खबर करो। एक आदमी 2 बिना सिर वाली लाशों को लियान के सामने ले गया। वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपने हाथ में एक कटोरा पटक दिया। उसने दांत पीसकर कहा, धिक्कार है। वही आदमी फिर आ गया। जब मैं उसे पकड़ लूंगा तो उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उसके सामने कच्चा खाऊंगा। वसंत मेला खत्म होने के चौथे दिन बियान कबीले की काई जेनजान ने अपने लोगों को मुझसे विदा लेने के लिए कहा, क्योंकि बियान कबीले की बस्ती पास में ही थी। वे अब रिवर स्टोन कबीले के समूह के साथ नहीं चल सकते थे। मैं वहां खड़ा था, अपने मूस की लगाम पकड़े हुए। मैंने चुपचाप रीन और कुआंग को गले मिलते हुए विदा लेते देखा। अंत में कुआंग ने मुझे प्रणाम किया और बियान कबीले के लोगों को लेकर चला गया। रीन मेरा हाथ पकड़े मेरे पीछे खड़ी थी। बियान कबीले के जाते हुए कदमों को देखती रही और चुपचाप आंसू बहाती रही। मैंने धीरे से रीन का हाथ दबाया। मैंने उससे कहा, भविष्य में अगर तुम्हें अपनी माँ की याद आए तो मैं तुम्हें बियान बॉर्डर ट्राइब वापस ले जा सकता हूं। यह सुनकर रीन ने अपनी बाह मेरे गले में डाल दी और मेरे गाल पर एक किस किया। तुम मुझसे बहुत अच्छा व्यवहार करते हो। उसके बाद समूह ने अपनी यात्रा जारी रखी। वे सीधे शाम तक चलते रहे। आखिरकार वे फाको पर्वत की ढलानों पर पहुंच गए। इस समय ली और जू भी अपने मूस पर सवार होकर मेरे पास आए। मैंने उन दोनों की ओर सिर हिलाया और कहा, पीछे से शुरू करो। दोनों ने सिर हिलाया, फिर मुड़कर चले गए। रीन मेरे सामने बैठी थी, यह दृश्य देख रही थी। वह उलझन में पड़ गई। उसने पूछा, वे कहाँ जा रहे हैं? वे क्या करने जा रहे हैं? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बस हिरन को थंडर बीस्ट की कब्र की ओर ले गया और वहीं रुक गया। रीन हैरान थी। उसने अपना सिर घुमाकर मुझे देखा, फिर आगे देखा। इसी समय ली और जू शिकार दल के साथ हर टीम के पास पहुंचे। उन्होंने फायर कबीले के जवानों को पंक्ति से बाहर बुलाया। उन्होंने उनके हथियार जब्त कर लिए और उनसे कहा कि वे सड़क के किनारे शमन के गोल लकड़ियां ढोने में मदद करें। पंक्ति में खड़े दूसरे जवानों और महिलाओं को राहत मिली कि उन्हें काम पर नहीं बुलाया गया, लेकिन उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि उन कुछ दर्जन लोगों के साथ क्या होने वाला था। समूह दर समूह जवान गोल लकड़ियां ढोते हुए एक ऐसी जगह पर गए जहां कोई नहीं देख सकता था। वहां उन्होंने लगभग 100 पुरुषों और महिलाओं को भाला, तीरकमान और रस्सियां पकड़े खड़े देखा, जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और उन्हें ठंडी नजरों से देख रहे थे। लकड़ियां ढो रहे फायर कबीले के जवानों ने तुरंत महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने लकड़ियां नीचे रखीं और भागने की कोशिश की, लेकिन पहले से तैयार शिकार दल ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने भालों के डंडों और डंडों से उनकी जमकर पिटाई की।
फायर कबीले के जवानों ने विरोध करना चाहा, लेकिन उनके हथियार पहले ही ले लिए गए थे और वे लंबी दूरी तक भारी लकड़ियां ढोते ढोते थक गए थे। उनकी सांसें फूल रही थीं, तो वे वापस लड़ने की ताकत कहाँ से लाते। बेरहमी से पिटाई के बाद उन सभी को जमीन पर पटक दिया गया और बांध दिया गया। इस अफरातफरी के दौरान फायर कबीले का एक जवान, जो दिखने में बहुत बड़ा और मजबूत लग रहा था, लगभग भागने में सफल हो गया, लेकिन कुछ लोगों ने उसके चेहरे पर मुक्के जमाए, जिससे उसके 3 सामने के दांत टूट गए। उसका चेहरा खून से लथपथ था और उसे जमीन पर पटक कर फिर से पिटाई हुई। आखिरकार उसे भी बांध दिया गया। रीन ने हैरानी से अपना मुंह ढक लिया, यह दृश्य देख रही थी। वह कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने मुड़कर मुझसे पूछा, तुम उन्हें क्यों पकड़ रहे हो? मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने लगाम खींची, हिरन को घुमाया। मैं थोड़ी दूर उस रास्ते पर वापस गया जहां से समूह अभी भी गुजरा था। मैंने सड़क के किनारे पेड़ों पर या झाड़ियों में कुछ निशान देखे। इन सब चीजों में एक बात समान थी, वे सब रिवरस्टोन कबीले के बढ़ने की दिशा की ओर इशारा कर रहे थे। रीन की आंखें फैल गईं। उसका मुंह खुला रह गया। वह भी इन निशानों का मकसद समझ गई थी। मैंने स्थिति समझाई, ये निशान फायर कबीले के लिए छोड़े गए हैं। वे सोचते हैं कि हम कोल्ड माउंटेन जा रहे हैं, इसलिए वे वहां हम पर हमला करेंगे। लेकिन असल में हम यहीं रुकेंगे और उनका इंतजार करेंगे। उन्हें मत छोड़ना, वे हमारे लोगों को मारने, हमारी महिलाओं, बर्तनों और सफेद नमक को चुराने आ रहे हैं। रीन साफ तौर पर मेरी बातों से डर गई थी। उसने अपने जीवन में ऐसा कभी अनुभव नहीं किया था। उसने तो कभी सुना भी नहीं था कि दूसरे कबीले लोगों को मारने और चीजें चुराने को तैयार हों। वे उसे भी चुराना चाहते थे। रीन थोड़ी डर गई। उसने मुझसे पूछा, फिर हमें क्या करना चाहिए? हम किंग कबीले कैसे जाएंगे? मैंने सिर हिलाया। मैंने उससे कहा, हम किंग कबीले नहीं जाएंगे। हम यहीं रहेंगे और उन्हें मारेंगे। रीन ने तुरंत सिर हिलाया और दृढ़ता से कहा, कृपया मुझे मत छोड़ना। मैं जहां तुम हो वहां रहूंगी। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। रीन के शब्दों ने मुझे जरूर प्रभावित किया। हालांकि वह उस महिला जितनी सुंदर नहीं थी जिससे अपने पिछले जन्म में मिला था, लेकिन उसकी अटूट वफादारी और भी कीमती थी। इस समय यह देखकर कि फायर ट्राइब हमला करने वाली थी, रीन ने पहले रिवरस्टोन ट्राइब वापस जाने से मना कर दिया। उसने यही मेरे साथ रहकर दुश्मन से लड़ने पर जोर दिया। रीन की दृढ़ आंखों को देखकर मैं प्रभावित हुआ। मैं उसे नई नजर से देखने लगा। मजबूरन मैंने सिर हिला दिया। मैंने मन में सोचा, उसे यह देखने देना अच्छा है, जब तक मैं उसे वास्तविक लड़ाई में भाग न लेने दूं। ठीक उसी समय शू 2 महिलाओं के साथ आया। उन्होंने एक जानवर की खाल बिछाई। उस पर छोटे छोटे काले पत्थरों का ढेर था। सरदार, यह वह चीज है जो हमें उनके पास मिली। यह चकमक पत्थर है। मैंने एक उठाकर जांचा। अच्छा काम। अब उन सबको यहां लाओ। कुछ और अलाव जलाओ। एक बाल्टी पानी और थोड़ा सफेद नमक लाओ और एक और टुकड़ा मांस का लाओ। हाँ, मैं तुरंत तैयार करता हूं। मैंने इन दर्जनों किशोरों से पूछताछ करने की योजना बनाई। इस बीच दूसरी तरफ फायर ट्राइब की मुख्य सेना टोगा पर्वत पर नहीं रुकी, बल्कि वे पूर्व की ओर बढ़ते रहे, रात भर चलते हुए बस्ती की ओर बढ़ रहे थे। पंक्तियों में खड़े जवान और महिलाएं थक चुके थे। वे 5 दिनों से अधिक समय से चल रहे थे और अभी भी रिवरस्टोन ट्राइब तक नहीं पहुंचे थे। अब उन्हें रात में भी चलने के लिए मजबूर किया जा रहा था। हर कोई शिकायत कर रहा था, सारा दिन चलते रहे। इसलिए उन्होंने अपने टीम लीडर से पूछा, अभी और कितना दूर है? टीम लीडर्स ने उनसे कहा, बस थोड़ा और दूर है। ज्यादा से ज्यादा आधे दिन की यात्रा और है। इसीलिए सरदार ने रात में चलने का फैसला किया है। उन्होंने उनसे वादा भी किया, ट्राइब ने खाना तैयार कर रखा है। जब हम पहुंचेंगे तो हमें रात का खाना भी मिलेगा। उन्हें आश्वस्त करने के लिए टीम लीडर्स ने रिवरस्टोन ट्राइब का वर्णन किया, यह कहते हुए कि रिवरस्टोन ट्राइब ने कई भयंकर जानवर पाले थे, उनके पास अनथीन भोजन था। उन्हें हर दिन मछली मिलती थी।
हर किसी के पास अपना मिट्टी का बर्तन था। नमक अगणित था। तुम जितना चाहो खा सकते हो। यह सुनकर जवान और महिलाएं दिल खोलकर हंसे। लीडर्स द्वारा वर्णित रिवरस्टोन ट्राइब के लिए पूरी तरह उत्सुक थे। यात्रा की थकान कुछ हद तक कम हो गई। टोगा पर्वत पर शिविर में फायर ट्राइब के 3 किशोरों के हाथ पीछे बंधे हुए थे। वे मेरे सामने एक पंक्ति में घुटनों के बल बैठे थे। हर एक के पीछे शिकार दल का एक सदस्य उनकी रखवाली कर रहा था। एक हाथ उनके कंधे पर और एक हाथ उनके बालों को पकड़े हुए उन्हें काबू में कर रहा था, जिससे वे मेरी तरफ देखने को मजबूर हो रहे थे। मैंने अपनी जरूरत की चीजें तैयार कर ली थीं। कई अलाव जला दिए गए थे। उनके पास एक छोटी लकड़ी की बाल्टी रखी थी। उसके अंदर एक कटोरी सफेद नमक मिला साफ पानी था। बाल्टी में कई कांटेदार डालियां भीग रही थीं। आग के पास मिट्टी खोदने वाला एक कांसे फावड़ा रखा था। मैंने रीन को एक तरफ हट जाने को कहा, फिर एक पंक्ति में घुटनों के बल बैठे किशोरों से पूछताछ करने का संकेत दिया। तुम कुल 30 हो। 60 साथ चले थे। यह 5 लोगों की टीम संरचना होगी। तुममें से कौन कप्तान है? किशोरों के बाल पीछे खींचे हुए थे। वे मुझे देखने को मजबूर थे। कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि मैं क्या कह रहा था। कुछ समझ गए थे, लेकिन बोलना नहीं चाहते थे। उनके चेहरे मेरी तरफ थे, लेकिन उनकी नजरें इधर-उधर भाग रही थीं। मेरी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। मुझे पता है कि छह कौन है, पास में खड़ी शुया ने कहा। वे छह। मैं तुरंत उनके पास गया, कई लोगों की ओर इशारा किया। उनके पीछे पहरा दे रहे योद्धाओं ने तुरंत उन छह को बाहर निकाला। निशान छोड़ने वाले 6 किशोर, यह दर्द कि उन्हें अलग कर दिया गया था। अब उन्हें पता चल गया था कि वे पकड़े जा चुके हैं और उन पर हर समय नजर रखी जा रही थी। अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। हर एक ने सिर झुका लिया, दुबक गए। उन्हें नहीं पता था कि मैं उनके साथ क्या करूंगा, लेकिन शायद मैं उन्हें मार डालूंगा। मैंने उन 6 लोगों को देखा। उनमें वह शख्स भी था जो पहले भागने की कोशिश कर रहा था और जिसे शू ने पीटा था। उस समय वह लड़का घुटनों के बल बैठा था। उसका मुंह खून से भरा हुआ था। वह जमीन की तरफ देख रहा था। तुम लोग इतना सारा चकमक पत्थर लाए हो। तुमने आग लगाने की योजना बनाई थी? ऐन, मुझे बताओ, तुम्हारे सरदार ने तुमसे क्या कहा था? बोलोगे तो जियोगे, नहीं बोलोगे तो मरोगे। अप्रत्याशित रूप से किसी ने मुंह नहीं खोला। ऐसा लग रहा था कि कोई भी पहले बोलने वाला नहीं बनना चाहता था। आखिरकार लियान का डर उनमें बहुत गहरा था। अगर उन्होंने लियान के साथ विश्वासघात किया तो उन्हें जिंदा जला दिया जाएगा। उन्होंने लियान की आग की सजाएं कई बार देखी थीं। जिंदा जलने की पीड़ा, असनीय, एक को मौत की दुआ करने पर मजबूर कर देने वाली। बस जल्दी से मार दिया जाना ही बेहतर था। यह देखकर मैंने कोई समय बर्बाद नहीं किया। मैंने शुया से कहा कि उस पिटे हुए लड़के को खींच लाए। मैंने 2 आदमियों को उसे पकड़ने का आदेश दिया। फिर मैंने एक लालगर्म कांसे फावड़ा उसकी छाती के सामने कर दिया। उसकी गर्मी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे किशोर की आंखें फैल गईं। पसीना बारिश की तरह बह रहा था। बोलोगे तो मैं तुम्हें जीने दूंगा, नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हें भून दूंगा, लेकिन मरने नहीं दूंगा। मैं बोलते हुए कांसे फावड़े को उसकी छाती के और करीब ले गया। उसके बालों की कुछ लटें फावड़े से छू गईं। तुरंत धुआं उठने लगा। जलते बालों की गंध हवा में फैल गई। किशोर संघर्ष करने लगा, बेतहाशा पीछे हटने की कोशिश करने लगा। उस लालगर्म चीज से दूर जाना चाहता था, लेकिन उसे कसकर पकड़ रखा था। जितना वह संघर्ष करता, उतना ही कांपता। मैंने उसकी तरफ देखा, फावड़ा और करीब किया। चटाके की आवाज आई, जैसे मांस भून रहा हो। जले मांस की गंध हवा में फैल गई। किशोर ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, चिल्लाया, मैं बोलता हूं, मैं बोलता हूं, मुझे मत भूनो। मैंने कांसे फावड़ा पीछे खींच लिया और गाली दी, धिक्कार है। क्या पहले बोलना इतना मुश्किल था? क्या तुमने मुझे हाथ उठाने पर मजबूर किया? यह दृश्य देख रहे बाकी 29 किशोर सभी डर से मुरझा गए थे। उनके होश उड़ गए थे। रात की हवा के झोंके से उनकी रीढ़ ठंडी हो गई थी। हर कोई कांप उठा।
देख रहे रिवरस्टोन ट्राइब के योद्धा भी सन्न रह गए। एक पल बाद वे अचानक हंसने लगे। मैंने उनकी तरफ देखा। वे तुरंत हंसना बंद कर गए। बाकी शरीर अभी भी कांप रहे थे। जिस किशोर को छोड़ा गया था वह तुरंत जमीन पर गिर पड़ा, पूरी तरह भीगा हुआ, मानो अभी अभी पानी से निकाला गया हो। उसने अपनी छाती की तरफ देखा। जाहिर तौर पर कोई चोट नहीं थी, और उसने मुझे आग के पास बैठे देखा। मैं सोने के रंग के भुने हुए मांस के एक टुकड़े पर नमक और मिर्च पाउडर छिड़क रहा था। अभी तक क्यों नहीं बोला? क्या मैं फिर से कोशिश करूं? मैंने कहा। भुना हुआ मांस उठाकर किशोर के सामने रख दिया। किशोर ने मेरे हाथ में भुना हुआ मांस देखा, बहुत परेशान महसूस कर रहा था। 2 सेकंड की चुप्पी के बाद उसने इशारा किया और बोलना शुरू किया। उसने वह सब कुछ बता दिया जो वह जानता था। सरदार ने हमसे निशान छोड़ने को कहा था। जब वह ट्राइब पर हमला करने के लिए आदमी भेजेगा तो वह दूर से आग का संकेत देगा। जब हम धुआं देखेंगे तो हम घरों में आग लगा देंगे। जब हर कोई अफरातफरी में भागेगा तो वह आदमियों को लेकर अंदर घुस जाएगा। फायर ट्राइब से यहां तक आने में कई दिन लगते हैं, लेकिन ड्रीम वैली से यहां तक कितने दिन लगते हैं? 2 दिन। मुझे नहीं पता, किशोर ने एक पल सोचा। उसने ऐसा प्रतीत किया मानो उसने अभी तक इसकी गणना नहीं की थी, क्योंकि यह सीधी रेखा में नहीं था। ठीक है, उन्हें ले जाओ। उनके हाथ बांध दो। उन्हें पेड़ों पर लटका दो, पैर जमीन से ऊपर हों। उन्हें एक दिन में 1 कटोरी नमक का पानी दो। हर 3 दिन में 1 बार खाना खिलाओ। पहरा देने के लिए लोगों को बारी बारी से लगाओ। फूया और बाकियों ने आदेश स्वीकार किया, फिर किशोरों को जंगल में खींच ले गए। मैं मुड़ा, भुना हुआ मांस लेकर रीन को खाने के लिए ढूंढने लगा, देखते हुए और जो जानकारी मैंने अभी एकत्र की थी उसका विश्लेषण कर रहा था। फायर ट्राइब से ड्रीम वैली तक 2 दिन की पैदल दूरी है। हालांकि मैं नहीं जानता था कि वे ड्रीम वैली से किस दिशा में है, फिर भी फायर ट्राइब को रास्ता नहीं पता था। वे उन्हें बाहर निकालने के लिए एक सीधी रेखा में नहीं चल सकते थे। इसलिए अगर वे टोगा पर्वत पर हमला करना चाहते थे तो वे केवल 2 दिन वापस ट्राइब जाकर आदमी और संसाधन इकट्ठा कर सकते थे, फिर 2 दिन ड्रीम वैली तक चल सकते थे और फिर निशानों का पीछा करते हुए टोगा पर्वत तक आ सकते थे। इस प्रक्रिया में कम से कम 5 दिन लगेंगे। सबको जोड़कर उन्हें यहां आने में कम से कम 9 दिन लगेंगे। अब वसंत मेले के बाद 5वीं रात है। इसका मतलब है कि फायर ट्राइब 4 दिन बाद शाम तक सबसे जल्दी टोगा पर्वत पर पहुंच जाएगी। उस समय वे दूर से आग का संकेत देंगे, इस तरफ आग लगने का इंतजार करेंगे और फिर अंदर घुस जाएंगे। दुश्मन की योजना साफ साफ जानने के बाद अगर मैं फिर भी नहीं जीत पाया तो मैं मूर्ख हूं। जब समय आएगा मैं उनका आग का संकेत देने का इंतजार करूंगा। मैं खुद आग लगाऊंगा और अपनी सेना तैयार करूंगा। उन्हें पहाड़ी की ढलान पर घात लगाकर बैठूंगा और उनके आने का इंतजार करूंगा। सब कुछ सोचने के बाद मेरा मूड काफी हल्का हो गया। खुशी खुशी भुना हुआ मांस लेकर रीन के पास गया। सबके खाना खत्म करने के बाद दाशु मुझे उस झोपड़ी में ले गया जो उन्होंने बनाई थी। मेरी और रीन की पीठ देखकर दाशु बोला, सरदार, क्या तुम बच्चे बनाना जानते हो? अगर नहीं जानते तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूं। मेरे पहले से ही 5 बच्चे हैं। मैंने उसे रात भर पहरा देने को कहा। सोना नहीं है। दाशु ने मुझे सिखाने की कोशिश की तो मैं तुरंत गुस्से से भड़क उठा। धिक्कार है, मैं 2 जन्म जी चुका हूं। क्या मुझे ट्यूटोरियल की जरूरत है? हाँ सरदार, मैं वादा करता हूं कि यहां कोई नहीं आएगा, दाशु ने जवाब दिया, भागते हुए धूर्त मुस्कान दिखा रहा था। मैं इतना गुस्सा हुआ कि मैंने लगभग एक पत्थर ढूंढकर उस पर फेंका ही था। मैं मुड़ा और झोपड़ी में चला गया। अंदर काफी अच्छी तरह से साफ किया गया था। जमीन पर सूखी घास की एक परत बिछी थी। सूखी घास के ऊपर 2 छोटे बालों वाली मृग की खालें थीं। रीन वहां लेटी थी, उसका चेहरा लाल हो रहा था, लेकिन झोपड़ी में कोई आग नहीं थी और न ही कोई दीपक था, पूरी तरह अंधेरा। मैं भी ठीक से देख नहीं पा रहा था। मैं रीन के बगल में लेट गया। कुछ सरसराहट के बाद रीन ने मेरा हाथ खींचा, अपना सिर मेरी बाह पर रखा
और मेरी छाती से सट गई। पूरी तरह अंधेरी घासफूस की झोपड़ी में मैंने रीन को अपनी बाहों में लिया, आंखें खोलकर छत की तरफ देख रहा था, सोच में पड़ गया। अचानक मुझे कुछ गड़बड़ लगी। तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने? माँ ने कहा, इसी तरह से तुम्हारे बच्चे पैदा कर सकती हूँ। सरदार, क्या तुम मुझे एक पत्र लिखोगे? उसकी आवाज मच्छर की भिनभिनाहट जितनी धीमी थी। एक छोटा हाथ मेरी छाती पर रखा, दबाते हुए। मैं चौंक गया, कुछ कहने लायक नहीं रहा। यह सांस मुझे इतनी अच्छी है। ऐना, रुको, हिलो मत। तुम अभी भी छोटी हो। सरदार, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? री ने मुझे हिलने को नहीं कहते सुना और उसने मेरा हाथ भी पकड़ लिया। वह अचानक दुखी महसूस करने लगी, अंधेरे में सिसकने लगी। मैंने अपनी बाहों में लड़की को कांपता हुआ महसूस किया। गर्म आंसू मेरी बाह पर गिरे। मैंने जल्दी से करवट बदली, रीन को कसकर गले लगा लिया और उसे मनाने लगा, नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। बात बस इतनी है कि हम अभी भी छोटे हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम इतनी जल्दी बच्चे पैदा करो। इससे तुम्हारी सेहत को ठीक नहीं रहेगा। लेकिन रीन अभी भी नहीं समझ पाई। मुझे उसे कुछ प्रजन ज्ञान समझाना पड़ा। कम उम्र में बच्चे पैदा करने से प्रसव में मुश्किल होती है। लगभग आधे घंटे बाद रीन ने आखिरकार रोना बंद कर दिया, अपना छोटा चेहरा ऊपर उठाकर मुझसे पूछा, सरदार, तो मैं कब तुम्हारे बच्चे पैदा कर सकती हूँ? कम से कम 3 और सर्दियाँ। नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2 सर्दियाँ। ठीक है, 2 सर्दियाँ। फिर रीन ने अपना सिर रखा, मेरे ऊपर लेट गई और कुछ नहीं बोली। एक पल बाद वह फिर से बुदबुदाई, माँ ने कहा कि बाद में मैं सरदार की पत्नी बनूंगी। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी अच्छी तरह सेवा करूं। जब हम रिवरस्टोन ट्राइब वापस जाएंगे तो मुझे बहुत सारा सन लगाना होगा। हम तुम्हारे लिए, हमारे बच्चों के लिए और पूरी ट्राइब के लिए बहुत सारा लिनन बनाएंगे। मैं बुनने में बहुत अच्छी हूँ, माँ ने मुझे सब कुछ सिखाया है। रीन बड़बड़ाती रही, मेरे ऊपर ही सो गई, जबकि मैं अभी भी ट्राइब के विकास की योजना के बारे में सोच रहा था। रिवरस्टोन ट्राइब में अब 550 लोग और आ गए हैं। इस महीने के अंत तक घुमक्कर ट्राइब कम से कम 100 और लोग लेकर आएगी। रिवरस्टोन ट्राइब की कुल आबादी 4 अंकों को पार करने वाली है। अब, अगर हम पहले जैसी ढीली प्रबंधन शैली का उपयोग करते हैं, तो यह निश्चित रूप से काम नहीं करेगा। रिवरस्टोन ट्राइब को सुधार की जरूरत है। पहले, रिवरस्टोन ट्राइब में केवल 300 से अधिक लोग थे और केवल 4 परिवार समूह थे। अब यह अचानक बढ़कर 1000 से अधिक लोगों तक पहुंच गया है। सदस्यों की उत्पत्ति भी अधिक जटिल है, जो दर्जन भर से अधिक ट्राइब से आए हैं। रिवरस्टोन ट्राइब को अब सबसे ज्यादा जो करने की जरूरत है, वह है उन्हें उपनाम देना, एक पत्नी प्रथा, घरेलू पंजीकरण प्रणाली और पेशे के अनुसार श्रम विभाजन लागू करना। इसके अलावा, प्रबंधन को आसान बनाने के लिए एक स्पष्ट वर्ग प्रणाली होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, एक मजबूत सेना स्थापित की जानी चाहिए। इन चीजों ने मुझे सिरदर्द दे दिया। आखिरकार, मैंने सिर हिलाया। सुधार को ट्राइब वापस लौटने तक इंतजार करना होगा। अभी के लिए, बस इस युद्ध को जीतने की चिंता करो। मैंने अपनी अकड़ी हुई गर्दन घुमाई, एक जानवर की खाल ली, अपने और रीन को ढक लिया, फिर सो गया। अगली सुबह, जैसे ही आसमान थोड़ा रोशन हुआ, रीन मेरे ऊपर लेटी हुई थी, गहरी नींद में थी। अचानक, उसे लगा जैसे कोई उसके बालों से खेल रहा है। उसकी गर्दन के पीछे भी एक गीला एहसास था, जैसे कोई उसे चूम रहा था, लेकिन मैं तो स्पष्ट रूप से उसके बगल में लेटा था। तो उसकी गर्दन के पीछे कौन चूम रहा था? उसने धीरे से अपना सिर घुमाया, अचानक एक लंबी सूंड देखी, गीली और उससे रगड़ खा रही थी। सरदार, एक राक्षस! रीन ने डर से चीखना शुरू कर दिया, मुझे हिलाकर जगाया और फिर मेरी पीठ के पीछे छिप गई। मैंने अपनी आंखें मलीं, रोजमीट को देखा, जो झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ा था, एक मासूम भाव के साथ अपनी सूंड चाट रहा था। मैं रीन की तरफ मुड़ा और बोला, यह रिवरस्टोन ट्राइब का हाथी है। यह केवल घास खाता है।
यह काटता नहीं है। रीन मेरी पीठ के पीछे छिप गई, सिर हिलाया, फिर भी डरी हुई थी। लेकिन अगले ही पल मुझे अचानक अपनी पीठ के पीछे कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो घासफूस की झोपड़ी की पिछली दीवार में एक बड़ा छेद पड़ा हुआ था। एक और लंबी सूंड अंदर घुस रही थी, घास को लपेटकर अपने मुंह में ठूंस रही थी। मैंने अपना सिर वापस घुमाया, अपना माथा थपथपाया। धिक्कार है, अजीब घास देखते ही तुरंत खा लो। तुमने मेरी घास की चटाई खाई, अब तुम मेरी झोपड़ी भी खा रहे हो। जब रीन और मैं झोपड़ी से बाहर निकले तो रोजमीट और हुईशान ने नाश्ता शुरू कर दिया था। ये दो जानवर जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे उतना ही ज्यादा खा रहे थे, जिससे मुझे और भी ज्यादा सिरदर्द हो रहा था। रीन ने देखा कि ये दो जानवर वास्तव में केवल घास खाते हैं। वह पहले जितनी डरी नहीं थी। वह उनके चारों ओर दौड़ती हुई उत्सुकता से मेरे पालतू जानवरों को देखने लगी। मैंने ली को ढूंढा, जो बारी बारी से पहरा दे रहा था। भाई ली, आज ट्राइब के लोगों से कहो कि वे टुगा पर्वत के सामने वाली पहाड़ी पर और झोपड़ियां बनाए, इसे रिहायशी इलाके के रूप में छिपाए। सिर्फ मात्रा मायने रखती है, क्या वे रहने लायक है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। जब समय आएगा उन्हें जला देना। हमें पहाड़ के नीचे के लोगों को साफ साफ आग का एक समुद्र देखने देना चाहिए। ली ने अपना सिर खुजाया, आदेश स्वीकार किया और काम करने के लिए लोगों को खोजने भाग गया। बस ऐसे ही, मेरे आदेश के तहत सभी ने अपनी सेना तैयार कर ली, एक बार में ही दुश्मन को पकड़ने की तैयारी कर रहे थे। इस बीच फायर ट्राइब के उत्तर पूर्व में 10 किलोमीटर से अधिक दूर यूफू भी लगभग 100 लोगों को लेकर चल रहा था। इन लगभग 100 लोगों में से 50 से अधिक घुमक्कर ट्राइब के सदस्य थे। बाकी 30 जंगली लोग थे जो विभिन्न जगहों से इकट्ठा किए गए थे। अभी और 6 लोग मिले थे, एक बूढ़ी औरत और 5 बच्चे। सभी वे लोग थे जिन्हें उनकी ट्राइब्स ने छोड़ दिया था। यूई नाम के एक व्यक्ति ने अचानक सोचा, बड़े भाई, क्या हम टू ट्राइब की ओर जा रहे हैं? क्या उनकी ट्राइब फायर ट्राइब द्वारा नष्ट नहीं कर दी गई थी? जरूरी नहीं कि सब मर गए हों। मैंने एक बार वहां रहने वाले लोगों के निशान देखे थे। सभी 1 और घंटे चलते रहे, आखिरकार एक चट्टान के नीचे पहुंच गए। यह जगह पूरी तरह जल चुकी थी। जमीन पर दफन टीलों से भरा हुआ था। एक नज़र में कम से कम 40 या 50 थे, और दफन टीलों के बीच एक नई खोदी गई कब्र थी। उसके सामने 2 डालियां गड़ी हुई थीं। उन पर 2 ताजा मानव सिर लटके हुए थे। दूसरी कब्रों के सामने भी ऐसी ही डालियां थीं, उन पर भी मानव सिर लटके हुए थे। यूफू ने गिना, कुल 9 सिर थे। उनमें से केवल एक सूख गया था। पता नहीं कब से वहां लटका हुआ था। देखा, मैंने तुमसे कहा था कि बचे हुए लोग हैं। यूफू ने दफन स्थल की तरफ इशारा करते हुए अपने छोटे भाई से कहा। फिर वह खाली जगह की तरफ मुड़ा। शू किंग, शू चू, बाहर आ जाओ, मुझे पता है तुम अभी भी जीवित हो। उसके बोलते ही पास के एक पेड़ से सरसराहट की आवाज आई। फिर एक मांसल आदमी, लगभग 1.85 मीटर लंबा, अचानक पेड़ से नीचे कूद पड़ा। यह आदमी बाघ की खाल में लिपटा हुआ था। उसकी छाती पर 1 फुट से अधिक लंबा निशान था। लंबे बालों ने उसका चेहरा ढक रखा था। वह पागल की तरह लग रहा था। केवल उसके हाथ में 2 मीटर लंबी लकड़ी की डंडा उसके पागलपन से मेल नहीं खाती थी। यह 2 ट्राइब प्रमुखों की पीढ़ियों से चली आ रही एक हथियार थी। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं अब अकेला हूं। मेरे पास तुमसे व्यापार करने के लिए कुछ नहीं है, शूतजू नाम के उस आदमी ने कर्कश आवाज में कहा। लेकिन तुम्हारे पास अभी भी खुद हो। एक ट्राइब है जो लोगों की तलाश कर रही है। तुम जवान हो, अकेले रहते हो, तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं है। क्यों न एक ट्राइब ढूंढो और उसमें शामिल हो जाओ? नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मेरी पत्नी और बच्चे, मेरी ट्राइब के लोग यहां पड़े हैं। मुझे फायर ट्राइब के हर एक को मारना है, उनसे बदला लेना है। यूफू ने हार नहीं मानी। उसने शूचजू को समझाना जारी रखा, लेकिन तुम केवल एक व्यक्ति हो। चाहे तुम कितने भी कुशल क्यों न हो, तुम केवल कुछ ही लोगों को मार सकते हो। उस ट्राइब में सैकड़ों लोग हैं। इसके अलावा उनके हथियार बहुत शक्तिशाली है।
तुम पहले उनके साथ शामिल हो सकते हो। अगर तुम उन्हें बदला लेने में शामिल होने के लिए मना सकते हो, तभी तुम फायर ट्राइब को नष्ट कर सकते हो। यह सुनकर शूचजू ने भी महसूस किया कि यूफू की बातें समझ में आ रही थीं। आखिरकार वह सिर्फ एक हत्यारा था। अगर वह एक पूरी ट्राइब को मिटाना चाहता था, तो उसे बहुत सारे लोगों की जरूरत थी। उसने तुरंत यूफू से पूछा, वह सैकड़ों वाली ट्राइब कहाँ है? उनके हथियार कितने शक्तिशाली है? हो सके तो भाई सपोर्ट कर दो ताकि मैं जनरेट अच्छी कर